मतलब यही चलता है ना कि कर्नाटका में आके कमाते हो या तमिलनाडु में कमाते हो या महाराष्ट्र में। विराट कोहली नाम का जीव है, बैंगलोर के नाम से इतना कमाता है। तो अगली बार जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहली आता है तो उससे पहले उससे डिमांड की जाए कि कन्नड़ में कुछ बोल के, कुछ क्या बोल के, अगली बार जो भी सेरेमनी होती है ना पूरी कन्नड़ में ही करवाओ उससे। मराठी बुलवाने की जिन्हें हुड़क चढ़ी है वो एक बार एंटीलिया के बाहर जाए, एक धरना प्रदर्शन तो करें कि मुकेश अंबानी बाहर आओ, मराठी बोलकर दिखाओ, प्रूव भी हो जाएगा ना किसके बतासे कितने गोल हैं। बैंकर्स बॉडी स्लैम्स डीएफएस ट्रांसफर पॉलिसी, ensure that employees are assigned to region where their language is spoken। ये रिकमेंडेशन इस पूरी नौटंकी को जो हुई है उसे समाप्त कर सकता था कि सरकार अगर सब कुछ डिक्टेट करेगी तो ये तो बैंक की शासन कार्यप्रणाली के लिए ये बहुत गलत है। आप ऐसे कैसे हमें बता सकते हैं? मोदी जी भी हमारे कई बार ये लैंग्वेज रेसिज्म चल रहा है, तमिल सबसे पुरानी है और कन्नड़ सबसे, सबको पता है। पॉइंट ये है असली प्रॉब्लम को तो आप एड्रेस ही नहीं कर रहे कि आपके खुद के देश में ये चल रहा है या फिर आप उनके पिच पे खेल रहे हो। आज तेजस्वी सूर्या ने करा है, अब वही हो रहा है ना, हो सकता है कल को केंद्र तक आए चीज, मोदी जी ना कर दें। नमस्ते दोस्तों, राम राम। जैसा कि आपने थंबनेल में टाइटल में देखा हो और आप समझ गए होंगे, जो लैंग्वेज वॉर सो कॉल्ड चल रहा है उस विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। लगता है मतलब हर स्टेट को अलग अलग कुछ कुकुर मुत्ते वहां पे पैदा हो जाते हैं जिनको लगने लगता है कि कर्नाटक में कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ कन्नड़ी बोली जानी चाहिए, महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है पता नहीं कहीं अचानक से कि मराठी क्यों नहीं बोल रहे। अब तक सब सही चल रहा था पर अचानक से हो गया। तमिलनाडु में समय समय पर होता रहता है, काली पीली करते रहते हैं, बोर्ड काले कर देते हैं जहाँ हिंदी में देवनागरी में लिखा है, वो होता रहता है। फिलहाल जिस चीज़ ने सबकी मतलब अटेंशन सीख कर लिया है वो ये वीडियो था जो एक आया। बेंगलोर की कोई ब्रांच थी एसबीआई बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसकी एक ब्रांच मैनेजर थी जिनके साथ किसी कस्टमर की बहस हुई। कस्टमर ने कहा कि आप कन्नड़ में क्यों नहीं बोल रही हैं? उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं बोलूंगी। दोनों के बीच फिर वही बहस शुरू हो जाती है कि तुम मुझे आरबीआई का रूल दिखाओ कहाँ लिखा है, या फिर तुम मुझे बताओ कि तुम तो कस्टमर से डील कर रही हो, तुम क्यों बात नहीं करोगी। तो वो सब कुछ नया नहीं है, ऐसी हमने कई वीडियोज आती देखी है, कर्नाटक से देखी है, मतलब बैंगलोर जो जहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए वहां से देखी है, पर ठीक है चल रहा है। हालांकि जिसने ये पूरा रचा है सांग वो भी काइंड ऑफ पॉलिटिशियन ही है, लोकल पॉलिटिशियन ही है कर्नाटका, पर क्या फर्क पड़ता है। नया इस बार ये था कि इस बार अटैक जो है एक सरकारी व्यक्ति पे, कि भाई एसबीआई के कर्मचारी के। पहले तो नॉर्मली हो जाता था ना, कोई वल्नरेबल देख के किसी गोलगप्पे वाले को पीट दिया या किसी रैंडम कैब में किसी से आईटी वाले से बोल दिया, किसी कैब वाले ने कि कन्नड़ में बोली है वो करके। इस बार एक सरकारी अधिकारी पर ही अटैक हुआ है तो इसलिए चीज बड़ी भी बनी कि भाई एसबीआई जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक ये सब एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जो काइंड ऑफ केंद्र के अंडर आते हैं। अब ये मामला गंभीर बन जाता है। अब इसमें तमाम तरीके के लोगों के व्यूज आने लगे। एक तो ये आ गया कि भाई लैंग्वेज क्यों नहीं सीख सकते। उनका कहना मतलब सही था कि जब आप कस्टमर से डील कर रहे हो, यहां पे तो आपको डायरेक्ट कस्टमर से डील करना है ना एसबीआई में। मतलब हमारे मोदी जी का भी विजन है कि भाई हर घर खाता, या होता ना कि हर जनधन खाता, जीरो बैलेंस खाता, हर किसी का खाता होना चाहिए। तो हर स्तर का व्यक्ति आएगा, हर इकोनॉमिक स्तर का आएगा, हर बौद्धिक स्तर का आएगा। उसको नहीं भाषा बोलनी आती, उससे भी आपको डील करना होगा। ठीक है, ये तर्क हो गया एक। दूसरा फिर ये आ गया कि अब बैंक वाले जो हैं भाई 28 स्टेट हैं, 20 से अधिक भाषाएं हैं। अब बैंक वाले अपना काम सीखेंगे या काम करेंगे या फिर भाषाएं सीखते रहेंगे, क्योंकि वहां तो ट्रांसफर होते रहते हैं। दोनों तर्क अपने अपने लेवल पे सही लग रहे थे। लोग भी कह रहे थे कि यार आपको कस्टमर से डील करना है, आपको लोकल भाषा सीखनी चाहिए, या फिर रखो कोई ट्रांसलेटर रखो। अब ट्रांसलेटर में बात आती है कितने ट्रांसलेटर रखें, फिर ये भी पॉइंट है। तमाम तरीके के वो भी लोगों के व्यूज आने लगे कि आरबीआई की जो रूलिंग है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरीके की बात हो कि लोकल सीखनी ही आवश्यक है। दूसरा, आरबीआई से हटके हम संविधान की बात करें, आर्टिकल 343(1)(2) वो ये कह देते हैं कि भाई केंद्र सरकार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश और हिंदी होंगी। और क्योंकि एसबीआई पब्लिक सेक्टर है और केंद्र सरकार के अधीन आता है, उस पर वही रूल लागू। तो ये जो पूरा हौच पौच खिचड़ी सी बन गई, इस खिचड़ी के बीच एक मजेदार सी टर्म निकल के आई, मैंने भी वो पहली बार पढ़ी थी, वो थी डीएफएस। डीएफएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये कहां से आई? ये हमारे तेजस्वी सूर्या, आप समझ रहे होंगे मैं 2 बार तेजस्वी क्यों कह रहा हूं, बहुत अल्ट्रा प्रो मैक्स तेजस्वी है वो। उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने इस विषय में थोड़ी सी चर्चा की। मेरा भी थोड़ा सा इस पे दिमाग के मेरे घोड़े खुले में ये इन्होंने क्या टर्म बोली है। तो जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो कुछ नई ही कहानी आई। उससे ये हमें साफ पता लग सकता है कि भाई इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, या चीज हल हो सकती है नहीं, और हल हो सकती है तो कौन करनी चाह रहा था। तो तेजस्वी सूर्या जी उनके ट्वीट का, इस पूरे पर राजनीति का, वो तो दूसरे एंगल पे बात करेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। वैसे भी राजनीतिक बात बहुत हो चुकी है इस पे। मैं थोड़ा सा टेक्निकल ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि
क्या इस चीज से सुलझा जा सकता है, वो मैंने पाया कि हां सुलझा जा सकता है। और वैसा ही कुछ प्रयास किया था इस डिपार्टमेंट ने, जिसका नाम है डीएफएस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अंडर आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, यानी कि वित्त मंत्रालय के, यानी कि सीधा सीधा केंद्र सरकार के अंडर ये आ जाता है। अब तेजस्वी सूर्य ने अपने ट्वीट में जैसा मेंशन किया कि डीएफएस में उन्होंने अपनी मांग रखी, या उन्होंने रीजनल हायरिंग की मांग रखी ताकि कस्टमर्स के साथ डील करने के लिए उसी भाषा के लोग आ सके। हालांकि पॉलिटिकली उनका ट्वीट बहुत ही मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता है, वो हम करेंगे बात। लेकिन हाँ, ये चीज कैसे थी कनेक्टेड, उसके लिए जब मैं सर्च करने लगा तो मुझे नवंबर 2024 का ये आर्टिकल मिलता है, और बोल्ड एंड कैपिटल में आप पढ़िए, इसकी हेडिंग ही पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि बैंकर्स बॉडी स्लैम्स डीएफएस ट्रांसफर पॉलिसी डिमांड्स मैनेजमेंट कंट्रोल। ये बैंकर्स बॉडी क्या है और क्या डीएफएस की रिकमेंडेशंस थी या ट्रांसफर पॉलिसी जिसमें उन्होंने कुछ बात कही थी, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। तो ये डीएफएस जो है ये इन सबको कंट्रोल करता है, जितने भी फाइनेंस के हमारे विभाग होते हैं, बैंक हो गया, ये सब चीजें हो गई, उसमें इसका कार्य होता है बैंक्स को। हालांकि ये लोग अलग बॉडी हैं, बैंक्स जो हैं पब्लिक सेक्टर अपना अलग है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ऊपर से ये लोग रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो डीएफएस ने 2024 नवंबर में कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। कुछ क्या, बेसिकली 3 मोटा मोटे रिकमेंडेशंस दिए थे इनको, जो ट्रांसफर से रिलेटेड थे। ट्रांसफर यानी कि आपस में, जैसे एसबीआई का, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा एसबीआई का पेपर क्लियर हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे दिल्ली में ही पोस्टिंग मिले, मुझे पूरे देश में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो अलग अलग बीच बीच में भी ट्रांसफर चलते रहते हैं, तो ट्रांसफर्स में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इस कारण डीएफएस ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। सबसे पहला इसमें रिकमेंडेशन ये था कि महिलाएं जितनी भी हैं उनको आसपास, यानी कि उनके घर के पास ही पोस्टिंग दी जाए। इसका पहला तो वही सुरक्षा को लेकर के होता है, दूसरा ट्रैवलिंग को लेकर के भी थोड़ा सा लचीला साउंड करने के लिए चाहती है सरकार की ऐसा हो, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। दूसरा उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि मिड ईयर ट्रांसफर अवॉइड करें, यानी कि 20 साल में किसी भी तरह का ट्रांसफर ना हो। यह भी सही चीज है भाई, सीधी सी बात है कि फाइनेंस ईयर जब बीच में चल रहा है, एक आदमी एक पद पे बैठा है, उसे पता है किसका क्या चल रहा है बैंक में, कौन सा खाता कहां लगा हुआ है, बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं बैंक में। ऐसे में अगर ट्रांसफर होता है तो नया व्यक्ति जो यहां आएगा, ये जो वहां जाएगा, उसे शुरुआत से चीजें पढ़नी पड़ेंगी, समय व्यर्थ होगा। एक तो ये हो गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पूरे विषय के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा वही कोट करूंगा कि एंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर असाइन्ड टू रीजन वेयर देयर लैंग्वेज इज स्पोकन। अब आप समझिए ये कैसे इस विषय के लिए महत्वपूर्ण है और क्यों ये रिकमेंडेशन इस पूरी नौटंकी को जो चल रही है या जो हुई है या आगे भी हो सकती है और होगी, मुझे तो पूरा विश्वास है, उसे समाप्त कर सकता था। और इन सब रिकमेंडेशंस के साथ क्या किया गया ये भी मैं आगे बताऊंगा। अब डीएफएस ने क्यों किया, ये 3 रिकमेंडेशन उन्होंने क्यों दिए थे? उन्होंने सिंपल कहा कि भाई हमारे पास कंप्लेंट आई थी ट्रांसफर्स को लेकर के, तो हम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अब इस पूरे पर रिप्लाई क्या आता है और किसका आता है? रिप्लाई आता है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, यानी कि AIBEA का। इसके जनरल सेक्रेटरी हैं CH वेंकटचलम जी। अब ये क्या है, इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, इस पूरे पर उनका रिप्लाई क्या आता है? ऑब्वियसली ये एक यूनियन है, बैंक्स की जो भी है, पब्लिक सेक्टर वाले बैंक है, इनकी यूनियन है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। और सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या होती है हमारे देश में, सब जानते हैं। कौन इनके उच्च पदों पर बैठे हैं, सब जानते हैं। तो ये इनका एक सीधा सा रिप्लाई एक लाइन में आता है कि ये ट्रांसफर जो होता है ये तो मतलब बैंक्स के इंटरनल मैटर है, इसमें डीएफएस कौन होता है बीच में बोलने वाला? है तो नॉर्मल सी बात होती है ना। केंद्र सरकार पे हमेशा से पिछले 10 साल से, खासकर इस केंद्र सरकार पे यही आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि भाई सरकार तो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है। इन्होंने भी वही कहा, वैसा ही, कुछ शब्द अलग थे बस, कि सरकार अगर सब कुछ डिक्टेट करेगी तो ये तो बैंक की ये ऑटोनोमोली यानी कि शासन कार्यप्रणाली के लिए ये बहुत गलत है। आप ऐसे कैसे हमें बता सकते हैं? मतलब सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकार ओन करती है, लेकिन बता नहीं सकती। हमें आपने इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया तो हमें ट्रांसफर हमारे हिसाब से करने दो। एक तरीके से यही था ये कहना। और भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बातें कही है, वो बताता हूं मैं। अब ये कौन है हमारे वेंकटचलम जी, कौन है? इनके आप ट्विटर प्रोफाइल पे जाके आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन है। भी कुछ दिन पहले मैं स्क्रॉल कर रहा था, मुझे मिला कुछ दिन पहले भी कार्ल मार्क्स की कुछ पोस्ट वो शेयर करी थी। अब आप समझ जाइए कौन है। इसके साथ ही बाकी जो अलग अलग विभाग के लोग थे, बैंक सेक्टर के लोग थे, उच्च स्तरीय अधिकारी, उन्होंने इस पर क्या बोला? वो भी वही रुख था, वही होता ना, जिस तरीके से ऊपर बॉस बोलेगा उसी तरीके का वो होता है। उन्होंने कहा कि ये जितने भी ये डीएफएस ने रिकमेंडेशंस दिए हैं ये तो हम सब पहले से कर रहे हैं, आपने कुछ नया क्या बताया? आपने तो कुछ नहीं बताया। अब उस पर क्या क्या बोले हैं ये,
बोलते हैं कि मीडिया ट्रांसफर जो है ये नहीं हो सकता। मतलब हम ये सब अप्लाई तो कर रहे हैं जो तुम बोल रहे हो, बट आप जो बोल रहे हो सब फीजेबल नहीं है। कैसे नहीं है कि मीडिया ट्रांसफर नहीं हो सकता? क्योंकि बीच में रिटायरमेंट्स हो जाती हैं। चलो ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं, कहा कि नहीं कर सकते ना, बीच में रिटायरमेंट होती है, अब टर्म छूट जाता है, किसी को तो पोस्ट भरनी पड़ेगी, तो ट्रांसफर होके कोई और आता है। भाषा वाले पूरे मैटर पे उसमें क्या बोले कि होम रीजन अगर हम दे देंगे सबको तो ऑपरेशनल बैलेंस जो है ये बिगड़ जाएगा। ये एग्जैक्ट टर्म्स है भाई साहब। तो मतलब कैसे बिगड़ेगा, क्यों बिगड़, मतलब एक कहना क्या चाह रहा है, ऑपरेशनल इंबैलेंस कैसे होगा? अगर मैं हिंदी भाषी हूं, मुझे राजस्थान में बिठा दिया जाए, एमपी में बिठाया जाए, यूपी में बिठाया जाए, बिहार में बिठाया जाए, मेरा काम करने का तरीका कैसे इधर उधर हो सकता है अगर रीजन के हिसाब से मुझे मेरी सीट दी जाए? या फिर वो ये कहना चाह रहे थे कि मतलब अगर कर्नाटक का कोई व्यक्ति है उसको उसी रीजन में दिया जाएगा और हिंदी भाषी व्यक्ति को हिंदी पट्टी में दिया जाएगा, तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से कम उसका स्किल है। मुझे ये समझ नहीं आया उनका, ये सिंपल सी मैंने लाइन पढ़ी कि ऑपरेशनल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा रीजन के हिसाब से अगर हमने पोस्टिंग दी या ट्रांसफर करे। महिलाओं वाले में उन्होंने लॉजिक दे दिया कि क्योंकि जो है बैंकिंग सेक्टर में जो है महिलाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा महिलाएं हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते कि महिलाओं को पास के एरियाज दे दें। तो मैं कुल मिला के एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ट्रांसफर पॉलिसी उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम देखेंगे, केंद्र या उनके कोई भी विभाग जो है वो हमारे बीच में ना आओ। ये कुल मिला के मैटर, ये नवंबर 2024 का मैटर है कि आपको कुछ रिकमेंड किया गया केंद्र सरकार की विभाग द्वारा और आपने उस पर एक तरीके से थूक दिया। किन्होंने थूका है, कौन ये एसोसिएशन से, कौन यूनियन से, आप समझ गए। ये वही है ना, घूम फिर के वही आ रहा है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि सिस्टम उनका है वाली बात। कौन इन एसोसिएशंस के, इन यूनियंस के टॉप पदों पे बैठे हैं जो चीजें डिसाइड करते हैं? अब बताइए इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर इस चीज को अप्लाई किया गया होता है, अब भी किया जाएगा, रीजन के हिसाब से पोस्ट दी जाएगी लोगों को, भाषा के हिसाब से अगर दे दो, क्या प्रॉब्लम है? आदमी के लिए, उसके लिए भी आसान है जो कस्टमर है, और आपके एम्प्लॉय के लिए भी। तो ये ऐसी कुछ मतलब टेक्निकल चीजें हैं जिसमें मतलब देखिए कितने प्यार से फंसाया जाता है। अब इंटेंट वाइज अगर मैं देखूं तो केंद्र सरकार या बीजेपी ये तो चाह रहे हैं ना कि ये चीज सॉल्व हो, चाहे हम किसी भी तरह हम वहां के लोग उनको प्रोवाइड करा सकें, जितना हम कर सकते हैं सरकारी विभाग में, तो वरना हो तो ये उस तरीके का लैंग्वेज रेसिज्म तो प्राइवेट में भी खूब हो रहा है। मतलब टैक्सी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला बोल दे रहा है 20 रुपए का चिप्स का पैकेट एक खरीद रहा है, वो बोल दे रहा है किसी से कि मराठी बोल वरना पीटूंगा तुझे। बताओ यार 20 रुपए का तू चिप्स ले, मत खरीद उससे, वो शायद उससे ज्यादा कमाता होगा, बट ठीक है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि लैंग्वेज रेसिज्म वही। अब भाजपा जो है इन चीजों में दोनों तरफ से फंस जाती है। टेक्निकली तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हें करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस तरह के लोग बैठे हैं, और पॉलिटिकली आपको जो करना चाहिए, ठीक है, एक तरफ तो कर लो, वो आप करते नहीं। उसमें क्या दिखता है? हमारे तेजस्वी सूर्या जी के इस तरह के ट्वीट, लोगों ने रिप्लाई किए, उस पर बहुत मजेदार रिप्लाई आए हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, आपकी पार्टी इस तरीके की राजनीति नहीं करती। उसके बाद आप भी अगर उसी पिच पे खेलोगे सामने वाले की, या फिर आप डिफेंसिव हो रहे हो, वही है ना। मोदी जी भी हमारे कई बार ये सब चीजें वो करते हैं, उन्हें पता है ना ये लैंग्वेज रेसिज्म चल रहा है, तो क्यों मतलब इस चीज को पुश करना है कि भाई तमिल सबसे पुरानी है और कन्नड़ सबसे, सबको पता है, सबको पता है। पॉइंट ये है, असली प्रॉब्लम को तो आप एड्रेस ही नहीं कर रहे कि आपके खुद के देश में ये चल रहा है, या फिर आप उनके पिच पे खेल रहे हो। हर चीज में वही होता है ना कि बीजेपी तुमसे पहले हम ये कर देंगे, तुमको मौका ही नहीं देंगे। फिर मतलब क्या हुआ? आप जोड़ा जोड़ी की तरफ एक तरफ लगते हो कि हम जोड़ करके चलेंगे, चाहे कोई भी हो, उसमें एक तरफ आप बटेंगे तो कटेंगे बोल देते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है जुड़ के रहेगा समाज। उसके बाद जाति जनगणना वाली चीज हो जाती है, तो समझ नहीं आता कि भाई अब कौन सा खेलना है, घोड़ा हो रहा है, चतुर हो रहा है, क्या हो रहा है। सेम लैंग्वेज वाले पे आप उधर जोड़ने का प्रयास करे जा रहे हो, और आपके छुटपैया नेता ये क्या कर रहे हैं, या छुटपैया नेता ना भी, आप जब ये सब चीज करते हैं कि तमिल सबसे पुरानी है, तो उसको आप मैसेज भी तो देना उस तरीके का। आप तमिलनाडु जाए तो एक बार ये बोल दे कि आपको नहीं पसंद आता जब इस तरीके की छुटपैया नेता, छुटपैया सोच रखने वाले ऐसी हरकतें करते हैं, भाषा पे लड़ते हैं। ये मैसेज मैंने कभी नहीं सुना किसी भाजपा के बड़े नेता से। और छोटे नेता क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है, आप विजन की तरह देख रहे थे उन्हें, फ्यूचर पीएम और ये और वो, युवा शक्ति। अब एक झटके में निकल गई सारी युवा शक्ति। ठीक है, अब आगे हो सकता है इसी तरीके का स्टैंड पकड़ा जाए। तो इस पे बीजेपी को थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा भाई, ये घोड़ा चतुर नहीं चलेगा, दोनों साइड वाला।
बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद ये नहीं देख रहे कि आप एक ही कम्युनिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो सवर्ण हो या कुछ भी, कि यार दूसरी तरफ ये बात एड्रेस ही नहीं होती। SC/ST एक्ट आप स्ट्रॉन्ग कर देते हो, उसके फर्जी केस कितने लग रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा, उसका कोई डेटा नहीं है। तो ये लॉन्ग रन में देखा जाए तो बीजेपी जिस लाइन पे चलती है, जिस हिंदुत्ववादी सो कॉल्ड राइट विंग, जो भी आप पे, इनको तो लांछन की तरह ही देखा जाता है, वो भी एक तरीके से आपसे छूट जाएगा अगर ऐसे ही चला तो। क्योंकि जिस तरीके का ट्वीट था, लोगों को बहुत निराशा हुई है। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तेजस्वी सूर्या से तो कम से कम नहीं कर रहे थे। आज तेजस्वी सूर्या ने करा है, अब वही हो रहा है ना। हो सकता है कल को केंद्र तक आए चीज, मोदी जी ना कर दें, ये भी डर है। तो इस पर भाजपा को कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा भाई, ये घोड़ा चतुर दोनों साइड का नहीं चलेगा। अंत में जैसा कि मैंने बताया कि लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो चल रही है, तो सबको पता है कौन चला रहा है, किसका इससे लाभ हो रहा है, सबको दिख रहा है। लेकिन ये जो लैंग्वेज वॉरियर थोड़े से जो आ गए ना, इतनी अगर एनफोर्स करने का मन कर रहा है, और इन द वाइज वर्ड्स ऑफ ओमपुरी जी ऑफ दबंग फिल्म, तो मतलब देख लो फिर किसके बताशे कितने गोल है। मैंने इस पे एक ट्वीट किया था, और मैं यही बात बोलना चाहता हूं इस पे कि जिनके ज्यादा बताशे गोल हो रहे हैं, एक विराट कोहली नाम का प्लेयर है, बहुत तगड़ा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कहना चाहिए, भारत तो क्या, वो बैंगलोर के नाम से बहुत कमाता है। यही चलता है ना कि कर्नाटका में आके कमाते हो, या तमिलनाडु में कमाते हो, या महाराष्ट्र में, कहीं कहीं बोला जा सकता है अब तो यहाँ के कमाते हो तो यहाँ की लैंग्वेज कैसे नहीं। बिल्कुल सही बात है, लैंग्वेज कैसे नहीं बोलोगे, बिल्कुल बोलेंगे भैया। विराट कोहली नाम का जीव है, बैंगलोर के नाम से इतना कमाता है। तो अगली बार जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहली आता है, तो उससे पहले उससे डिमांड की जाए कि कन्नड़ में कुछ बोल के, कुछ क्या बोल के, अगली बार जो भी सेरेमनी होती है ना, पूरी कन्नड़ में ही करवाओ उससे। मेरी ये छोटी सी डिमांड क्या मतलब वही बात है कि अगर एक बाप के हो तो ये भी करा के दिखाओ। मराठी बुलवाने की जिन्हें हुड़क चढ़ी है, वो एक बार एंटीलिया के बाहर जाए, एक धरना प्रदर्शन तो करें कि मुकेश अंबानी बाहर आओ, मराठी बोलकर दिखाओ। एक मैं थोड़ा सा ये देखना चाहता हूं, और वही प्रूव भी हो जाएगा ना किसके बतासे कितने गोल हैं। तो दोस्तों, पूरा लैंग्वेज वॉर जो चलता रहता है, उसके ऊपर मैंने थोड़े से अपने व्यूज बताए, उसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता था और क्या नहीं अपनाया गया, उस पर मैंने थोड़ा सा रोशनी डालने का प्रयास किया है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं वो कमेंट से बताइएगा। आपको क्या लगता है कि मतलब केंद्र सरकार क्या सॉल्व करना चाह रहा है, या सॉल्व करने की चाहत में और बिगाड़ दे रहे हैं चीजों को, पूरा रायता फैलाई दे रहे हैं, या आपको क्या लगता है क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, या है भी या नहीं, ये भी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, साझा करिएगा लोगों के साथ। मैं चाहता हूं लोगों को ये चीज पता तो चले कम से कम कि केंद्र सरकार शायद खुद सॉल्व करना चाह रही है, बट नहीं होने दिया जा रहा। अब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। और चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।